बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर मुआज़ रसूल, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 13 से अपनी बात को शुरू करना है और चैप्टर नंबर 13 का फर्स्ट हाफ आज हमने देखने की कोशिश करनी है। तो लिहाजा बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर आइए आज अपना काम शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 13 उसका नाम है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसे अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो इस चैप्टर का पहला टॉपिक भी इलेक्ट्रिक करंट ही है। अब मैं यहाँ पे उन बातों को बहुत ज़्यादा रिपीट करने से गुरेज करूँगा कि जो कि आपने अपनी रूटीन की क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। लिहाजा हम जल्दी से उन ऑलरेडी पढ़े हुए कॉन्सेप्ट को जल्दी से गो थ्रू करने के बाद कुछ एमसीक्यूज और कुछ ऐसे रिजल्ट्स देखने की कोशिश करेंगे जो शायद हम लोगों ने पहले नहीं देखे हुए। सबसे पहली डेफिनेशन कि जिससे हमारा काम स्टार्ट होता है वो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट की। फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी चार्ज का टाइम के लिहाज से फ्लो करना इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। करंट हमेशा अपनी एवरेज फॉर्म में डिफाइन होता है, इसलिए वेलोसिटी की तरह, एक्सेलरेशन की तरह आपको इसके फॉर्मूला में डेल्टा लास्ट में दिखाई देगा। यही वजह है कि करंट का जो फॉर्मूला होता है वो I इक्वल्स डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी होता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है कि जिसके यूनिट्स कूलम पर सेकंड होते हैं कि जिनको एम्पियर भी कहा जाता है। इसका मतलब अगर एक कूलम का चार्ज एक सेकंड में फ्लो कर रहा होगा तो जो करंट फ्लो कर रहा होगा उसकी वैल्यू 1 एम्पियर होगी। करंट की दो टाइप्स होती हैं, एक कहलाता है डीसी यानी डायरेक्ट करंट और एक कहलाता है एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट। डीसी या डायरेक्ट करंट एक ऐसा करंट होता है जो ना अपनी वैल्यू चेंज कर रहा होता है और ना ही अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है, जबकि एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट होता है जो अपनी वैल्यू और डायरेक्शन लगातार चेंज कर रहा होता है। डायरेक्शन के हिसाब से भी करंट की दो एडिशनल टाइप्स डिफाइन करवाई जाती हैं। एक कहलाता है इलेक्ट्रिक या कन्वेंशनल करंट और दूसरा कहलाता है रियल या इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये दोनों आपकी बुक में लिखे भी हुए हैं, इसे मैं थोड़ा सा नजर ब्रीफली गो थ्रू करूंगा। इलेक्ट्रिक या कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करता है और इसकी डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है, जबकि रियल या इलेक्ट्रॉनिक करंट नेगेटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करता है और इसकी डायरेक्शन लो से हाई पोटेंशियल की तरफ होती है। यानी इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट यानी पॉजिटिव चार्जेस का करंट और नेगेटिव चार्जेस का करंट, ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट फ्लो कर रहे होते हैं। अब मैं बात को थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं, करंट पे काफी तफसीली बहस हो गई। जो मेटल्स होती हैं जिन्हें हम कंडक्टर्स भी कहते हैं, उनमें करंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करता है। जब भी आप मेटल्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करके करंट फ्लो करवाना शुरू कर देते हैं, जो कि ऑफ कोर्स मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक करंट भी कहलाता है। इन करंट फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। यानी मैं इसको एक दफा फिर थोड़ा सा रिपीट करूं तो जब आप मेटल्स पे या कंडक्टर्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके इलेक्ट्रॉनिक यानी रियल करंट फ्लो करवाना शुरू कर देते हैं तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि करंट फ्लो करवा रहे हों उनकी वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगी। याद रखिएगा, ये वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हाई से लो पोटेंशियल की तरफ होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी लो से हाई पोटेंशियल की तरफ होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिल्कुल दूसरी वेलोसिटीज की तरह यूनिट्स वही रखती है मीटर पर सेकंड, जो कि आम वेलोसिटी के होते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला थोड़ा सा आम वेलोसिटी से डिफरेंट है। यहां पे मैंने लिखा भी हुआ है, इसको लाजमी नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये फॉर्मूला आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है I ओवर ANE। इसमें जो I है वो फ्लो करने वाला करंट है, A कंडक्टर के जिसमें से करंट पास कर रहा है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है और E एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और आगे जाके हम अभी थोड़ी देर में जब ओहम्स लॉ देखेंगे तो हम देखेंगे कि इस I की जगह V ओवर R भी आ सकता है, जबकि V पोटेंशियल डिफरेंस है और R रेजिस्टेंस है, जिस पर भी थोड़ी देर में हम तफसीली बहस करेंगे। याद रखिएगा, कंडक्टर्स में करंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करता है, जबकि सेमीकंडक्टर्स में जो करंट होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से फ्लो करता है।
जबकि एक और टाइप ऑफ मैटर जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा प्लाज्मा, उसमें जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी फ्लो करता है और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से भी फ्लो करता है। अब मैं बात को थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं और एक एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको पता चले कि करंट वाले टॉपिक में से एमसीक्यू किस किस्म के आ सकते हैं। 1 into 10⁷ electrons pass through a conductor in 1 microsecond. आप सबको पता है कि माइक्रोसेकंड का मतलब 10⁻⁻6 सेकंड होता है। करंट इन माइक्रो एम्पियर थ्रू कंडक्टर इज, और नीचे में यहां से आपको ऑप्शंस देखिए दिखाई दे रही होंगी। अब मैं अगर इसके सॉल्यूशन की तरफ आऊं तो इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है और आपने इस चैप्टर की एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल्स में भी इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया होगा कि I बराबर होता है Q/T, और अगर आपको याद हो तो Q चूंकि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है तो Q की जगह आप क्या लिख सकते हैं, n ही, जबकि n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि 1 into 10⁻⁷ है। E एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जो कि 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम है, और टाइम आपको पता है उसने सवाल में कितना दिया हुआ है, 1 माइक्रोसेकंड विच इज 10⁻⁻6 सेकंड। तो जब आप इन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.6 into 10⁻⁻6 एम्पियर। लेकिन अगर आप सवाल किया उसका जुमला ध्यान से पढ़ें तो उसने आपको करंट माइक्रो एम्पियर में निकालने का कहा है। तो अगर आपने करंट माइक्रो एम्पियर में निकालना है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 10⁻⁻6 एम्पियर है ये बेसिकली माइक्रो एम्पियर को शो कर रहा है। लिहाजा आपके इस एमसीक्यू का आंसर बी का ऑप्शन होगा जो कि 1.6 into 10⁻�0, और आपको पता है 10⁻01 होता है तो टेक्निकली ये 1.6 माइक्रो एम्पियर को ही शो कर रहा है, चूंकि सवाल में ये जो पोर्शन है ये बेसिकली माइक्रो एम्पियर को शो कर रहा है। सो इससे आपको अच्छी तरीके से अंदाजा हो गया होगा कि बाज दफा वो फॉर्मूला में छुपी हुई चीजों से भी कोई ना कोई चीज निकाल लेता है, जैसा कि खाली डेल्टा Q ओवर डेल्टा T के फॉर्मूला में शायद इससे पहले हम लोगों को नहीं पता था कि Q की जगह N ही आ सकता है, वो ये फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से बताता है। तो ये करंट के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जिससे हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया। आइए अपनी बात को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग आप लोगों को यहां पे लिखी दिखाई दे रही है वो है सोर्स ऑफ करंट। हर वो चीज जो करंट पैदा कर सके वो सोर्स ऑफ करंट कहलाती है, लेकिन टेक्निकली इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। इसकी सिंपलिस्टिक डेफिनेशन ये है कि हर वो चीज जो किसी दूसरी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे वो सोर्स ऑफ करंट कहलाती है। फॉर एग्जांपल आपकी बुक से ही मैं एग्जांपल निकालने की कोशिश करता हूं। जनरेटर्स ये मैकेनिकल एनर्जीज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। थर्मोकपल्स ये हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। सेल्स या बैटरीज ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। तो हर वो डिवाइस जो किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगी वो सोर्स ऑफ करंट कहलाएगी। उसके बाद करंट जब भी किसी चीज में से पास करता है, याद रखिएगा, तो उस चीज में कुछ तब्दीलियां, कुछ इफेक्ट्स, कुछ चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी अगली हेडिंग भी यही है, इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो देयर आर मेनली 3 इफेक्ट्स ऑफ करंट व्हेनेवर द करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर। नंबर 1 हीटिंग इफेक्ट, कि जिसमें आपने पढ़ा होगा कि कंडक्टर में से कुछ देर के बाद हीट निकलना शुरू हो जाती है, कि जिसका फॉर्मूला H = I²RT होता है। नंबर 2 मैग्नेटिक इफेक्ट, जो आप सेकेंड ईयर में चैप्टर 14 में पढ़ोगे या पढ़ चुके हैं, कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। और नंबर 3 केमिकल इफेक्ट, जो का आपने केमिस्ट्री में भी इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में या इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस में पढ़ा होगा, कि जिसमें इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस करंट फ्लो करवाना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब जब भी करंट किसी चीज में से पास करेगा तो ये तीन किस्म के इफेक्ट्स होंगे, कि जो कि हीटिंग इफेक्ट के नाम से आते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट के नाम से आते हैं और केमिकल इफेक्ट के नाम से आते हैं। इसके बाद आपका जो चैप्टर है उसका पहला मेन ऑफिशियल आर्टिकल स्टार्ट होता है जो कि है ओहम्स लॉ। अब यहाँ पे याद रखिएगा, मैंने उस तरह से यहाँ पे बिल्कुल पढ़ाने की कोशिश नहीं करनी जिस तरह आपने रूटीन की क्लासेस में पढ़ा हुआ है। उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि आपने तमाम टॉपिक्स बड़े अच्छे तरीके से रूटीन की क्लासेस में पढ़े होंगे। हमने यहाँ पे मेन रिजल्ट्स देखने हैं और उनसे एमसीक्यूज निकालने की कोशिश करनी है। ओहम्स लॉ जॉर्ज साइमन ओहम ने पेश किया था, कि जिसके मुताबिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी किसी कंडक्टर में से कितना करंट पास करेगा जितना आपने उस कंडक्टर पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आगे यहाँ पे लिखी भी हुई है कि I is proportional to V।
प्रोपोर्शनैलिटी साइन इक्वालिटी साइन से रिप्लेस होता है और साथ में कांस्टेंट आता है 1/r और यहां से ओम्स लॉ की टिपिकल फॉर्म बन जाती है विच इज V इक्वल्स IR। इसमें V अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है, I फ्लो करने वाला करंट है और R वो ऑपोजिशन है कि जिसका करंट को कंडक्टर में सामना करना पड़ता है। दिस ऑपोजिशन इज नोन एज रेजिस्टेंस। आगे आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस को भी एक्सप्लेन करने की यहां पे कोशिश की गई हुई है कि रेजिस्टेंस बेसिकली इट इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द करंट फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ लैटिस एटम्स। यानी आसान अल्फाज में मैं आपके सामने पेश करूं तो जब कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा होता है और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके करंट फ्लो करवा रहे होते हैं तो उनके रास्ते में कंडक्टर के ही वाइब्रेट करते हुए एटम्स रुकावट पैदा करनी शुरू कर देते हैं और वही रुकावट रेजिस्टेंस कहलाती है। सो अगर आप डेफिनेशन रिकॉल करें तो ऑपोजिशन ऑफर टू द करंट फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स। मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला R इक्वल्स V/I होगा कि जिसके यूनिट्स वोल्ट पर एम्पियर होंगे। वोल्ट पर एम्पियर को ओहम भी कहा जाता है और ओहम को कैपिटल ओमेगा के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब बड़ा सिंपल सही हुआ कि अगर 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा हो तो कंडक्टर की रेजिस्टेंस 1 ओहम होगी। वो तमाम सब्सटेंसेस या वो तमाम डिवाइसेस के जो ओहम्स लॉ को फॉलो करती हैं वो ओहमिक सब्सटेंसेस कहलाती हैं या ओहमिक डिवाइसेस कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल कंडक्टर्स, इनके लिए V और I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन वो तमाम सब्सटेंसेस कि जो कि ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं करती वो नॉन ओहमिक सब्सटेंसेस कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर्स या फिलामेंट ऑफ द लैंप, और इनके लिए जाहिर सी बात है कि V और I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। अब अगर मैं रेजिस्टेंस से भी आगे बात लेके चलूं तो इससे प्रीवियस क्लासेस में भी आपने काफी तफसील से पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंसेस को आपस में जोड़ने का मेथड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस कहलाता है। एंड देयर आर couple of combinations of resistances. Number 1 सीरीज कॉम्बिनेशन एंड नंबर 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस है कि जिसमें तमाम रेजिस्टेंसेस एंड टू एंड आपको लगी दिखाई दे रही है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है कि जिसको एंड टू एंड कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है। और कैसे डिवाइड होता है कि अगर तमाम रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम हो तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वली डिवाइड होगा, लेकिन अगर तमाम रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम ना हो तो जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा डिवाइड हो जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका तमाम रेजिस्टेंसेस का सिंपल सम है। और याद रखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आंसर में बढ़ने का बायस बनती है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर तमाम लगी हुई रेजिस्टेंसेस से ज्यादा होगा। इसलिए हम नॉर्मली ये कहते हैं कि अगर हमने रेजिस्टेंस में इजाफा करना हो तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, लेकिन अगर रेजिस्टेंसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में ना लगी हो तो फिर जो दूसरा कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है, जो कि यहां पे ड्रॉ भी किया गया है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन को एंड टू एंड कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन को साइड बाय साइड कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है। इसमें तमाम रेजिस्टेंसेस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है जबकि करंट डिवाइड हो जाता है। डिवीजन का रूल क्या होगा कि अगर तमाम रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम हो तो करंट तमाम रेजिस्टेंसेस में इक्वली डिवाइड होगा, लेकिन अगर तमाम रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम ना हो तो याद रखिएगा बड़ी रेजिस्टेंस में से कम करंट पास करेगा और छोटी रेजिस्टेंस में से ज्यादा करंट पास करेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रेसिप्रोकल की शक्ल में होता है, यानी ये सीरीज कॉम्बिनेशन से आपको थोड़ा सा रिवर्स रिजल्ट दिखाई दे रहा है। आसान अल्फाज में आपके सामने रखूं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर तमाम रेजिस्टेंसेस में से छोटी से भी छोटा हो जाता है, यानी जब हमने रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज में कमी करनी हो तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जब हमने रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज में इजाफा करना हो तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, और जब हम रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज में कमी करना चाहते हो तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। आइए सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को ही समझने के लिए हम कुछ एमसीक्यूज की यहाँ पे हेल्प लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इससे किस किस्म के एमसीक्यूज बन सकते हैं। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं कि मैंने एक एमसीक्यू यहां पे पहले भी लिखा हुआ है।
एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस करते हैं। टू रेजिस्टर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज and then in parallel across same voltage source. The current voltage graph for both cases is shown. अब आपको दो उसने जो हैं वो कंडक्टर्स या रेजिस्टर्स दिखाए हुए हैं कि जिनको आपने एक ही सोर्स अप्लाई किया और उनके वी और आई के ग्राफ्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये जो वी और आई के ग्राफ्स हैं, ये ग्राफ ये जो रेजिस्टर बी का है और ये जो ग्राफ है ये रेजिस्टर ए का है जी। ठीक हो गया। अब उसका सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है। सेंटेंस ए क्या है, ए इज फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन एंड बी इज फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। बी ऑप्शन क्या है जी, ए फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड बी इज फॉर सीरीज। सी क्या है जी, बोथ ए एंड बी। और डी क्या है, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। तो अभी मैंने आपको बताया, अगर आपको याद हो, कि जब हमने रेजिस्टेंसेस में इजाफा करना होता है तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, और जब हमने रेजिस्टेंसेस में कमी करनी होती है तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आप ध्यान से ग्राफ को गौर से देखें तो ये ग्राफ है जिसमें y एक्सिस के लॉन्ग v है और x एक्सिस के लॉन्ग i है। तो मैं सिंपल मैथ का रूल आपके सामने यहाँ पे शेयर करने लगा हूं। आप सबको अच्छे तरीके से पता है कि ग्राफ का, कोई भी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो y एक्सिस ओवर x एक्सिस होता है। अब अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप यहां पे निकालने की कोशिश करूं तो y एक्सिस ओवर x एक्सिस होगा, यानी v ओवर i होगा। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि v ओवर i बेसिकली रेजिस्टेंस के बराबर होता है, यानी vi ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस के बराबर होता है। अब मेरा नहीं ख्याल मुझे यहां पे कोई बहुत ज्यादा बहस करने की जरूरत है। अगर आप ग्राफ b को देखें तो इसकी इंक्लिनेशन y एक्सिस की तरफ ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि b ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि b ग्राफ की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, और अगर b ग्राफ की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी इसका मतलब b ग्राफ सीरीज कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है। और इसी तरह अगर मैं a पे डिस्कशन करूं तो a की इंक्लिनेशन x एक्सिस की तरफ ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए ग्राफ का स्लोप कम होगा, और अगर ए ग्राफ का स्लोप कम होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए ग्राफ की रेजिस्टेंस कम होगी, और अगर ए ग्राफ की रेजिस्टेंस कम होगी तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है। लिहाजा बी सीरीज कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है और ए पैरेलल कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा, के जिसमें ए पैरेलल कॉम्बिनेशन और बी सीरीज कॉम्बिनेशन है। आइए इसी कॉन्सेप्ट को मजीद समझने के लिए एक और एमसीक्यू डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पे मैंने अगला एमसीक्यू लिखा हुआ है, अ पर्सन हैज 5 रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ वैल्यू आर, व्हाट कैन बी द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग देम। सवाल को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि एक शख्स है, उसके पास 5 रेजिस्टेंसेस हैं। ये जो 5 रेजिस्टेंसेस हैं हर एक की वैल्यू आर है। आपने पहले इन रेजिस्टेंसेस का मैक्सिमम रिजल्ट निकालना है, फिर आपने इन रेजिस्टेंसेस का मिनिमम रिजल्ट निकालना है, और फिर जैसा कि सवाल में पूछा गया है कि मैक्सिमम और मिनिमम की आपने रेशियो निकालनी है। अभी मैंने कुछ देर पहले आपके साथ डिस्कस किया है कि आर मैक्सिमम यानी मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस कब सामने आती है, जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, और मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कब सामने आती है, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अगर आपके पास बहुत सारे एक जैसे रेजिस्टर्स सीरीज में लगे हों, मैं फिर बोल देता हूं, अगर आपके पास बहुत सारे एक जैसे रेजिस्टर्स सीरीज में लगे हों तो फिर उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है N इंटू आर। N है नंबर ऑफ रेजिस्टर्स और R है हर रेजिस्टर की वैल्यू। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो मैंने पहले ही आपके लिए आसानी के लिए RS यानी R सीरीज को R मैक्स P कह दिया। तो आपके पास R मैक्स या RS किसके बराबर है, NR के। और जब आपने मिनिमम रेजिस्टेंस हासिल करनी हो तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहां पे R मिनिमम को R पैरेलल कह दिया। और जब आपके पास बिल्कुल एक जैसे रेजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े होते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है R ओवर N। अब सीरीज का फॉर्मूला आपको क्या दिखाई दे रहा है, NR,
पैरेलल का फॉर्मूला आपको क्या दिखाई दे रहा है, आर ओवर एन। अब अगर आप इन दोनों फॉर्मूलाज को आपस में क्या करें, डिवाइड करें और रेशियो निकालें, तो ये आर एस ओवर आर पी बन जाएगा, जो बेसिकली आर मैक्स ओवर आर मिनिमम ही है, सवाल की रिक्वायरमेंट है। और ये आर और आर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, एन स्क्वायर। और एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, और नंबर ऑफ रेजिस्टर्स उसने कितने दिए हुए हैं, 5। तो एन स्क्वायर का मतलब है 5 का स्क्वायर। इसका मतलब आपके इस एमसीक्यू का आंसर 5 का स्क्वायर होगा, दैट इज 25। सो इस एक्सप्लेनेशन के साथ ये क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। आइए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम लोगों ने बात करनी है वो हमारा टॉपिक है रेसिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। जैसा कि टॉपिक के स्टार्ट में उसने बताया हुआ है कि एक्सपेरिमेंट्स ने ये बात साबित की कि किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और अगर कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। प्रोपोर्शनलिटी साइन इक्वालिटी साइन से रिप्लेस होता है और साथ में कांस्टेंट आता है रो। दिस रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक का लफ्जी मतलब होता है खास। ये खास क्यों कहलाती है, इसी फॉर्मूला में इस क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर कंडक्टर की लेंथ हो जाए 1 मीटर और अगर कंडक्टर का एरिया हो जाए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर्स 1 मीटर स्क्वायर, तो यहां पे L की जगह भी 1 आ जाएगा, A की जगह भी 1 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि रो बेसिकली R ही है। इसका मतलब रेजिस्टिविटी बेसिकली एक खास तरह की या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही होती है। कब, जब कंडक्टर का वॉल्यूम यूनिट हो जाए, या इसको बोलने का दूसरा तरीकाकार क्या होगा, जब कंडक्टर का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो जाए, या इसको बोलने का तीसरा तरीकाकार क्या होगा कि किसी भी कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम की रेजिस्टेंस उस कंडक्टर की खास रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगी, कि जिसको हम रेजिस्टिविटी का नाम भी देते हैं। यहां से अगर मैं रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालूं तो रो किसके बराबर आ जाएगा, आर ए ओवर एल, और ये रेजिस्टिविटी के यूनिट्स हैं जो कि ओहम मीटर के बराबर होते हैं। मेरा सिंह को निकालना यहां पे कोई इतना इश्यू नहीं है। इसी टॉपिक में वो थोड़ा सा आगे चलता है और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल्स भी डिफाइन करवा देता है। मसलन रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस कहलाता है, यानी कंडक्टेंस किसके बराबर होगा, 1 ओवर आर के बराबर होगा, कि जिसके यूनिट्स ओहम इनवर्स होंगे या पर ओहम होंगे, कि जिनको साइमन भी कहा जाता है और कन्वेंशनली स्पेलिंग को रिवर्स करके मो भी लिखा जाता है, MHO। और इसी तरह अगर रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस है तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी होगा, कि जो कि पर ओम पर मीटर या मो पर मीटर या साइमन पर मीटर के बराबर होगा। यहां से हम इस आर्टिकल के दूसरे और आखिरी पोर्शन की तरफ आते हैं, जो कि डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। जब भी कंडक्टर के टेम्परेचर में इजाफा होता है तो कंडक्टर के वाइब्रेट करने वाले लैटिस एटम्स की वाइब्रेशन में भी इजाफा हो जाता है, स्पीड वाइज भी और एम्पलीट्यूड वाइज भी। यानी इसका मतलब टेम्परेचर में इजाफे की वजह से कंडक्टर के लैटिस एटम्स पहले के मुकाबले में ज्यादा तेजी से और ज्यादा बड़े एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और उनके करंट वाले इलेक्ट्रॉन से टकराने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, जिसका रिजल्ट रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के इजाफे की सूरत में निकलता है। इसका मतलब जब भी टेम्परेचर में इजाफा होगा तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों में क्या होगा, इजाफा होगा। कितना इजाफा होगा, इसको हम एक कॉफिशिएंट की शक्ल में मेजर करते हैं और ये कॉफिशिएंट कहलाता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसकी डेफिनेशन होती है फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट राइजिंग टेम्परेचर या फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट केल्विन। यहां पे आपको मैंने इसका फॉर्मूला भी लिख के दिखा दिया, जो आपकी ऑफ कोर्स टेक्स्ट बुक्स में भी लिखा हुआ है। अल्फा इक्वल्स आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट टी इक्वल्स रो टी माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट टी। फर्स्ट करें, आपके पास एक कंडक्टर है तो आर नॉट उस कंडक्टर की 0 सेल्सियस पे रेजिस्टेंस होगी। फिर अचानक आपने उस कंडक्टर के टेम्परेचर में T सेल्सियस का इजाफा कर दिया तो अब उसकी रेजिस्टेंस R0 से बढ़ के RT हो जाएगी। यानी R0 उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस है एट 0 सेल्सियस
और आर टी है उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस एट T सेल्सियस। इसी तरह रो नॉट इज अ रेजिस्टिविटी एट 0 सेल्सियस एंड रो टी इज अ रेजिस्टिविटी एट T सेल्सियस। और ये जो नीचे T है ये चेंजिंग टेम्परेचर है जो कि सेल्सियस में भी मेजर हो सकता है और केल्विन में भी मेजर हो सकता है, चूंकि आपको पता है चेंजिंग टेम्परेचर्स के आंसर सेल्सियस और केल्विन में सेम रहते हैं। कंडक्टर्स के लिए अब यहां पे थोड़ी सी हम बात सुन लीजिएगा। कंडक्टर्स के लिए अल्फा यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव होता है। सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है और इंसुलेटर्स के लिए अल्फा 0 होता है क्योंकि इंसुलेटर्स की रेजिस्टेंस में टेम्परेचर के साथ किसी किस्म की कोई चेंज या तब्दीली नहीं आती। बात को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं और हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस करना है वो है कलर कोड कार्बन रेजिस्टेंस। अब इसमें भी याद रखिएगा कि मैं रूटीन की बातों को बहुत ज्यादा यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि आपने एफएससी में वो पढ़ी हुई है, लिहाजा जल्दी से इसको गो थ्रू करके आगे चलने की कोशिश करेंगे कि ये ऐसी रेजिस्टेंस होती हैं कि जिनके ऊपर कलर कोड्स या कलर बैंड्स लगे होते हैं कि जिनकी मदद से आप रेजिस्टेंसेस का अंदाजा लगा सकते हैं। ये 10 कलर होते हैं जो बी ब्लैक से स्टार्ट होके डब्ल्यू वाइट पे खत्म हो रहे होते हैं, जिसमें ब्लैक 0 पे होता है, डब्ल्यू वाइट पे होता है। इसी तरह मुख्तलिफ बैंड्स के मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, टेबल आप लोगों की बुक में बना हुआ है। मसलन रेड का जो बैंड होगा वो 2 होगा, आपको अच्छे तरीके से आइडिया है, एंड सो ऑन। रेजिस्टेंस पढ़ने का तरीकाकार क्या होगा कि सबसे पहले बैंड का या सबसे पहले कलर का नंबर लिखा जाता है। मसलन अगर आपके पास सबसे पहला कलर है से ब्राउन तो उसका नंबर लिखा जाएगा विच इज 1। उसके बाद दूसरे कलर का भी नंबर लिखा जाता है। मसलन अगर आपके पास दूसरा कलर है व्हाइट तो उसका भी नंबर लिखा जाएगा विच इज 9। और उसके बाद आप तीसरे कलर को देखते हैं और तीसरे कलर के नंबर जितने जीरोस लिखे जाते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल तीसरा कलर अगर ऑरेंज है तो ऑरेंज का नंबर होता है 3, तो अब हम 3 नहीं लिखेंगे बल्कि 3 जीरोस लिखेंगे, तो रेजिस्टेंस बन जाएगी 19,000 ओम्स। पहले कलर का नंबर, दूसरे कलर का नंबर और तीसरे कलर के नंबर जितने जीरो। उसके बाद चौथे कलर की बारी आती है। चौथा कलर आपको आपके आंसर में टॉलरेंस यानी वेरिएशन के बारे में बताता है। अगर रेजिस्टेंस पे एक चौथा कलर नहीं बना हुआ तो आपकी इस रेजिस्टेंस में प्लस माइनस 20% यानी 20% की वेरिएशन होगी। लेकिन अगर चौथा कलर बना हुआ है तो वो दो तरह का ही हो सकता है, या तो गोल्ड या सिल्वर। अगर चौथा कलर गोल्ड है तो आपकी इस वैल्यू में प्लस माइनस 5% की वेरिएशन होगी, और अगर चौथा कलर सिल्वर है तो आपकी इस वैल्यू में प्लस माइनस 10% की वेरिएशन होगी। मैं फिर बोल लेता हूं कि अगर चौथा कलर गोल्ड है तो आपके आंसर में प्लस माइनस 5% की वेरिएशन होगी, अगर चौथा कलर सिल्वर है तो आपके आंसर में प्लस माइनस 10% की वेरिएशन होगी, और अगर चौथा कलर है ही नहीं है तो आपके आंसर में प्लस माइनस 20% की वेरिएशन होगी। बात को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। रियोस्टैट, रियोस्टैट की एक्चुअल डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक्स में बनी हुई है, मैंने यहाँ पे सिंबॉलिक डायग्राम बना दी है। ये बेसिकली एक मैग्नीन की वायर होती है कि जो कि एक हेलिकल सफियर के ऊपर, हेलिकल सिलेंडर के ऊपर वाइंड अप हुई होती है, लिपटी होती है। मैग्नीन बेसिकली एक अलॉय है जो कि 3 किस्म की मैटर से मिलकर आपको बनता दिखाई दे रहा है। इसकी कंपोजिशन में 84% कॉपर होता है, 12% मैग्नीज होता है और 4% निकल होता है। रियोस्टैट के 3 टर्मिनल्स होते हैं, 2 फिक्स्ड और 1 स्लाइडिंग। रियोस्टैट के 2 इस्तेमालात होते हैं। एक इस्तेमाल में रियोस्टैट वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पे यूज होता है। जब हमने रियोस्टैट को वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पे यूज करना होता है तो उसका एक फिक्स्ड और दूसरा स्लाइडिंग टर्मिनल यूज करते हैं, और जब हमने रियोस्टैट को उसके दूसरे यूज यानी एज अ पोटेंशियल डिवाइडर की तरह इस्तेमाल करना होता है तो फिर हम रियोस्टैट के तीनों टर्मिनल्स यूज करते हैं। यानी रियोस्टैट 2 तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, वेरिएबल रेजिस्टर कि जिसमें रियोस्टैट का एक फिक्स्ड और दूसरा स्लाइडिंग टर्मिनल यूज होगा, और पोटेंशियल डिवाइडर के जिसमें रियोस्टैट के तीनों टर्मिनल्स यूज होंगे। थर्मिस्टर्स, ये हीट सेंसिटिव रेजिस्टर्स होते हैं। आप देखें नाम से इसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा आसान होगा। थर्मिस्टर में थर्मल को शो कर रहा है, और आगे जो ये ISTOR है रेजिस्टर को शो कर रहा है, यानी ये थर्मल रेजिस्टर है कि जिसको मुख्तसर करके थर्मिस्टर लिखा गया।
ये हीट सेंसिटिव रेजिस्टर्स होते हैं कि जो कि नॉर्मली सेरामिक यानी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बने होते हैं। इसका मतलब इनका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा वो नेगेटिव होगा। लेकिन बाज थर्मिस्टर्स मेटल्स या कंडक्टर्स के भी बने होते हैं कि जिनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट पे पॉजिटिव होगा, जैसा कि प्रीवियस आर्टिकल में अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया। अगर आपको अच्छे तरीके से याद हो तो थर्मिस्टर्स मुख्तलिफ तरह के होते हैं, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में मुख्तलिफ शक्लों में यूज हो रहे होते हैं और इनकी बहुत सारी एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन इनकी मदद से बहुत लो टेम्परेचर मेजर करना है। थर्मिस्टर की मदद से आप 10 केल्विन तक का लो टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट -263 सेल्सियस के बराबर होता है। सो ये थर्मिस्टर्स यानी कि थर्मल रेजिस्टर्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, वन ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। आज का जो हमारा लास्ट आर्टिकल है, जिसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज देख के अपना काम वाइंड अप करेंगे, वो है पावर डिसिपेशन। सेल चार्जेस को एनर्जी सप्लाई करता है। जिस रेट पे ये एनर्जी सप्लाई होती है वो कहलाती है इलेक्ट्रिकल पावर। चार्जेस ये इलेक्ट्रिकल पावर लेके रेजिस्टेंस में से करंट की शक्ल में पास करते हुए अपनी एनर्जी लूज करते हैं। जिस रेट पे ये एनर्जी लूज हो रही होती है वो कहलाती है पावर डिसिपेशन। यानी चार्जेस का सेल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेने का रेट इलेक्ट्रिकल पावर कहलाता है और चार्जेस का रेजिस्टेंस में से गुजरते हुए एनर्जी लॉस करने का रेट पावर डिसिपेशन कहलाता है। पावर डिसिपेशन के 3 फॉर्मूलाज हैं, P = VI, I²R, V²/R, जबकि इसमें V पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है, I ऑफ कोर्स मैंने अभी बताया जैसे कि करंट है, और R किसको शो कर रहा है, रेजिस्टेंस को, और अगले फॉर्मूला में V फिर किसको शो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को शो कर रहा है। अब यहां पे रूटीन की क्लासेस में यहीं पे बात खत्म हो जाती है, लेकिन इन क्लासेस में नहीं। यहां पे हमें कॉम्बिनेशन ऑफ द बल्ब्स का भी पता होना चाहिए। जैसे हमें कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस का पता था, हमें कॉम्बिनेशन ऑफ द बल्ब्स का भी पता होना चाहिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जो कि हमारे घरों में भी नॉर्मली लगा होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखिएगा कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा ब्राइटनेस शो करेगा कि जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी। यानी अगर आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में 10 या 12 बल्ब्स लगे हुए हैं तो वो बल्ब कि जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा ब्राइटनेस शो करेगा। इसको आसान अल्फाज में मैं आपके सामने पेश करूं तो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर, और सीरीज कॉम्बिनेशन में ऑफ कोर्स रिजल्ट रिवर्स हो जाता है। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटनेस शो करेगा कि जिसकी रेटेड पावर कम होगी। इस बात को मैं अभी कुछ देर में एक एमसीक्यू की शक्ल में भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा काम को आगे लेके चलते हैं और वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। एक एमसीक्यू मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 2 हाफ्स एंड देन दीज आर जॉइंट इन पैरेलल टू ईच अदर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ न्यू रेजिस्टेंसेस। याद रखिएगा जब भी आप किसी वायर को इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं तो वायर्स को आपने जितने पार्ट्स में कट किया होता है इसका मतलब वायर्स की लेंथ उतनी पार्ट्स में डिवाइड होगी। और चूंकि आपको पता है कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर लेंथ जितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है तो रेजिस्टेंस भी उतने ही पार्ट्स में डिवाइड होगी। मसलन अगर आपने किसी वायर को 3 इक्वल हिस्सों में कट किया है तो हर हिस्से की रेजिस्टेंस पहले के मुकाबले में 3 गुना कम हो जाएगी। यानी अगर आपने आर रेजिस्टेंस वाली वायर को 3 हिस्सों में कट किया है, 3 इक्वल हिस्सों में कट किया है, तो हर हिस्से की रेजिस्टेंस पहले के मुकाबले में R/3 हो जाएगी। अब इस एमसीक्यू को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपने यहां पे एक वायर को कि जिसकी रेजिस्टेंस R थी 2 हाफ्स यानी 2 इक्वल हिस्सों में कट किया है। इसका मतलब ये हुआ कि हर हिस्से की रेजिस्टेंस अब पहले के मुकाबले में R/2 हो जाएगी। अब सवाल यहां पे खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा गौर से देखें तो वो आगे क्या कहता है कि फिर आपने इन हिस्सों को क्या किया, पैरेलल जोड़ दिया। तो अब बताएं कि नई जो कॉम्बिनेशन है उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी। आज लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बताया था कि जब बहुत सारे एक जैसे रेजिस्टर्स आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े होते हैं तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है Rp = R/N। अब इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं ताकि सवाल थोड़ा सा आसान हो जाए, R/N। अब ये N क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स। कितने हिस्सों में हमने इसको कट किया है, 2,
और ये R क्या है? हर हिस्से की रेजिस्टेंस। हर हिस्से की रेजिस्टेंस आपको यहां पे क्या दिखाई दे रही है? R/2। अब देखें डवीन के साइन से सवाल थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कैसे? अब इस R की जगह क्या आएगा? R/2 और इस N की जगह क्या आएगा? नंबर ऑफ पार्ट्स विच इज 2। और काफी जिसे आप कहते हैं कि छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, 4 या 5 के ग्रेड्स की क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि जब डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है तो रेसिप्रोकेशन हो जाती है, नंबर रेसिप्रोकल में चला जाता है। तो जब मैं इस डिवाइड को किस में चेंज करूंगा? मल्टीप्लाई में। तो 2 किस में चेंज हो जाएगा? 1/2 में, जो इस नीचे वाले 2 से मल्टीप्लाई होके R/4 का आंसर जनरेट करेगा। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा? R/4। होपफुली एमसीक्यू आपको समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, आज का काम इस लास्ट एमसीक्यू के साथ खत्म करते हैं, जो कि अगर आपने ध्यान से मेरा लेक्चर सुन लिया है तो आपको ऑलरेडी आता है। मैं एमसीक्यू आपके साथ शेयर कर देता हूं। अ स्टूडेंट कनेक्ट्स 4 बल्ब्स A, B, C and D of powers 20 watt, 40 watt, 60 watt and 80 watt in series। सबसे अहम वर्ड है इन सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन है। रिस्पेक्टिवली विच बल्ब इज द ब्राइटेस्ट? अभी मैंने आपको बताया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ब्राइटनेस रेटेड पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ब्राइटनेस रेटेड पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। टू पुट इट अप इन अ वेरी इजी वे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा रोशनी पैदा करेगा? जिसकी पावर सबसे ज्यादा है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा रोशनी पैदा करेगा? जिसकी पावर सबसे कम है, जिसकी रेटेड पावर सबसे कम होगी। अब सवाल पैरेलल कॉम्बिनेशन का नहीं है बेटा, सवाल सीरीज कॉम्बिनेशन का। और अभी मैंने बताया कि इस सवाल में उस सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में उसने इंफॉर्मेशन दे के ये पूछा गया कि कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा ब्राइटनेस पैदा करेगा। तो वो बल्ब सबसे ज्यादा ब्राइटनेस पैदा करेगा जिसकी पावर आपको सबसे कम दिखाई दे रही है। लिहाजा इस एमसीक्यू का आंसर है ए, चूंकि ये 20 वॉट का बल्ब है जिसकी पावर सबसे कम है। सो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलें फिर भी एक तरह की रिवीन हो जाएगी कि अगर इस एमसीक्यू में सीरीज का वर्ड पैरेलल के वर्ड से कन्वर्ट हो, चेंज हो जाए, यानी सीरीज की जगह पैरेलल का वर्ड आ जाए, तो फिर आपके इस एमसीक्यू का आंसर डेल्टा हो जाएगा कि जिसकी पावर सबसे ज्यादा है। होपफुली आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।